और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज हम वेव का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और उस टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव। अब तक जो हमने किया उसमें हमने देखा कि ट्रैवलिंग वेव होती है, और ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, या प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव में, जिसमें डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरे जगह पर जाती रहती है, यानी ट्रेवल करती है। लेकिन स्टेशनरी वेव, जैसा कि नाम से पता लगता है कि इसमें डिस्टरबेंस का, यानी कि एनर्जी का, यानी कि मोमेंटम का ऑनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि ये जो एनर्जी है ये एक ही जगह पर कन्फाइंड हो जाएगी, इसका एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट नहीं होगा। तो ऐसे वेव को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव बोलेंगे या स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। अभी मैं आपको कुछ देर बाद स्टैंडिंग वेव बना के भी दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ा आपको इक्वेशंस, मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस करते हैं, और फिर हम आपको एक डेमो देकर के भी बताऊंगा कि स्टेशनरी वेव कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है और क्या होता है स्टेशनरी वेव। उसको देख करके और थोड़ा आपको क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस करते हैं स्टेशनरी वेव का। अब देखो स्टेशनरी वेव में होता क्या है, या स्टेशनरी वेव का जो फॉर्मेशन है हम दो तरीके से करेंगे, एक रिजिड बाउंड्री से और एक ओपन बाउंड्री से। रिजिड बाउंड्री का मतलब एक इंसिडेंट वेव होगा और वहां से वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी। कहां से? एक रिजिड बाउंड्री से वेव रिफ्लेक्ट होके आएगी। जैसे मान लो स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग को हमने क्या किया, एक एंड से वॉल से या वॉल से फिक्स कर दिया और यहां से किक मारा, तो एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव। अब होगा क्या, अब इंसिडेंट वेव जैसी होगी वैसे ही रिफ्लेक्टेड वेव होगी, सब कुछ सेम होगा। क्या क्या? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग विल बी सेम। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा उनके डायरेक्शन में, यानी एक मान लो लेफ्ट से राइट जाएगा और दूसरा रिफ्लेक्ट होके लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेकिन मीडियम तो एक ही है। मीडियम का मतलब स्ट्रिंग तो एक ही है, ट्रेवल तो एक ही मीडियम में करेगा। तो होगा क्या, ये दोनों वेव सुपर इंपोज कर जाएंगे। सुपर इंपोज कर जाएंगे, सुपर इंपोज करने से जो वेव बनेगा उसी वेव को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव बोलेंगे। यानी कि स्टेशनरी वेव कब बनता है, क्लियर हुआ अभी इससे कि दो वेव्स होती हैं, दोनों आइडेंटिकल होती हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। और जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज कर जाएंगे, तो सुपर इंपोज करने से क्या होता है कि नई वेव बनती है, जिस वेव में ऐसा लगता है कि जो एनर्जी है उसमें ऑनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा। अभी देखेंगे डायग्राम से पता लगेगा, जिसमें ऑनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा, यानी ऐसा लगेगा एनर्जी एक जगह पर छप गई, फोटो खींच गई उसकी एक ही जगह पे। जितनी एनर्जी एक जगह है उतनी ही रहेगी, वो ऑनवर्ड मूवमेंट एनर्जी में नहीं हो रहा है। तो इस तरह के वेव को क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव बोलेंगे या स्टेशनरी वेव बोलेंगे। तो यहां पर पहले क्या करेंगे, हम स्टेशनरी वेव की इक्वेशन निकालेंगे। कौन से स्टेशनरी वेव की, जो एक जब जो सुपर पोजिशन होगा वेव्स का, कहां से रिफ्लेक्ट होकर के, एक रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर के, और जब सुपर इंपोज करेंगे और जो स्टेशनरी वेव बनेगा उसकी इक्वेशन निकालेंगे, और फिर कुछ उसको डाइसेक्शन करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, देखेंगे वहां पर क्या क्या चीजें होती है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले मान लो मैंने क्या किया, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। अरे यार ये तो इंक फेंक गया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दूसरा मार्कर लेते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट। ज्यादा इंक लोड करने से ऐसे ही होता है भाई, ज्यादा इंक डाल दिया इसके अंदर में। ओवरलोड नहीं करना चाहिए किसी चीज को, ऐसे ही पढ़ाई भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए। जितना कैपेसिटी है उसी हिसाब से करते जाओ, स्लोली करो। कछुए को सुना है ना, चाल बहुत स्लो होता है, बहुत स्लोली चलता है। जिंदा कितने साल रहता है, 200 साल से भी ज्यादा। धीरे धीरे करता है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक करता है। वही सीखना है। तो ये मार्कर ने एग्जाम्पल दे दिया कि ओवरलोड करना अच्छी बात नहीं है। चलो जी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन निकालते हैं, या हम लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज स्टेशनरी वेव, सॉरी स्टेशनरी वेव। क्या होती है स्टेशनरी वेव, देखो क्या होता है, when two identical waves, आइडेंटिकल वेव्स होंगी कैसी, हैविंग
same frequency, time period, speed, wavelength और amplitude. When two identical waves having same frequency, time period, speed, wavelength, amplitude superimpose on each other, then a new wave form called stationary wave. ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी वेव. अभी मैंने क्या बताया आपको, पहले हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वेव को बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे स्टेशनरी वेव की. कहां पर? जब वेव का रिफ्लेक्शन कहां से होगा? रिजिड बाउंड्री से होगा. तो करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ, ये पॉज करके नोट कर लो, डेफिनेशन हो गया हमारा. उसके बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम इक्वेशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे इस इक्वेशन से हमें क्या क्या चीजें पता लगती हैं. तो सबसे पहले चलो क्या करते हैं, इक्वेशन निकालते हैं. यानी कि कहां से? इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाय सुपरपोजिशन of two waves reflected from rigid boundary. रिजिड बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन करेंगे, सुपर इंपोज कराएंगे और देखेंगे जो नई वेव बनती है उसकी इक्वेशन क्या है. तो आपको पता है कि हमने क्या हुआ है पहले ये कि इंसिडेंट वेव की अगर मैं इक्वेशन ले लूं y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ये मैंने इंसिडेंट वेव की इक्वेशन ले ली. तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री. तो रिजिड बाउंड्री से जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? याद है, ये बताया था कि जब वेव का रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है उसका फेज इंसिडेंट वेव से 180 डिग्री ज्यादा होता है. तो उसकी इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के प्लस कर देंगे, डायरेक्शन रिवर्स हो गया और प्लस इसमें हम पाई ऐड कर देते हैं. इसका फेज से 180 डिग्री ज्यादा है. अब इसको थीटा पाई मान लो, इसको थीटा मान लो. साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ए साइन थीटा हो गया. तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो गई. ये साथ साथ में काफी सारे इसमें बड़े बड़े डायग्राम्स बनेंगे और इक्वेशंस बनेंगे. थोड़ा सा पॉज करके आपको नोट करते रहना है, ध्यान रखना है. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसमें हम, ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो सुपर इंपोजिशन से सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन निकालते हैं. तो इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज वेव क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज वेव. देखो जी, अब जब वेव सुपर इंपोज हुई तो सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू y1 प्लस y2. बहुत सिंपल सी चीज. y1 क्या है? y1 इज a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 है a, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स. ये हमारी सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन हो गई. इसको देखो कि दिखता है क्या? पूरा क्लियर, पूरा दिखता है भाई. हाँ, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. अब इसमें क्या करेंगे हम? एक फॉर्मूला तुम्हें
पहले तो ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन ले लेंगे पहले, तो क्या बन जाएगा ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक, और माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें हम एक मैथमेटिकल, ये एक कॉमन ले लिया हमने, सॉरी, हाँ। अब हम क्या करेंगे इसमें मैथमेटिकल रिलेशन यूज करेंगे, और वो क्या है देखो, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2 और इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। साइन, ये चाहो तो नोट कर लो आप, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। इस आइडेंटिटी को हम यहां पर यूज करके सुपर इंपोज्ड वेव की इक्वेशन निकाल देंगे। तो क्या निकलेगी देखो, तो इसको भी मैं इतना ही रखता हूं। हाँ, अब देखो क्या करते हैं, देखो ए हमारा बाहर आ गया। अभी क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो 2 cos ए प्लस बी, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, के एक्स कैंसिल हो जाएगा और 2 ओमेगा टी आ जाएगा। तो उसको लिख देता हूं डायरेक्ट में, cos 2 ओमेगा टी बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक। और a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, तो दिस माइनस दिस, जब इसमें से ये माइनस करोगे तो देखो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और माइनस के एक्स और माइनस के एक्स दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर ये जाएगा हमारा साइन माइनस 2kx बाई 2, ये आ गया, ठीक है। एक बार और देख लो क्या किया हमने, साइन ए प्लस बी प्लस दिस बाई 2, इसको ऐड करेंगे तो के एक्स विल कैंसल, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई नीचे आएगा 2, क्योंकि फार्मूले में 2 है। फिर इनको माइनस करेंगे तो दिस माइनस दिस, इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस है तो कैंसिल, और ये माइनस के एक्स हो जाएगा, और ये माइनस के एक्स है तो माइनस 2 के एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 2 के एक्स बाई 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, और माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स, ये हमारी सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन आ गई। इसको इस तरीके से लिखते हैं, माइनस 2a साइन के एक्स और cos ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपर इंपोज्ड वेव। जब किसी भी वेव का रिफ्लेक्शन होगा रिजिड बाउंड्री से और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सुपर इंपोज हो जाएंगी, तो ये उसकी इक्वेशन आएगी, किसकी, उनके सुपर पोजिशन से जो नई वेव आएगी उसकी इक्वेशन आएगी। अब एक चीज देखो यहां पर क्या है, नॉर्मली जो होता है वेव के अंदर, जब हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं ट्रैवलिंग वेव की, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, भाई कोई वेव ऐसे लिखता हो ना इक्वेशन, वाई इक्वेशन से मान लिया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे कुछ लिखते हो, है ना, वेव की इक्वेशन, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिखते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहां पर अगर देखो, पहली बात तो यहां जो हमने वेव बनी, इसमें इस चीज को, इसको बोलेंगे दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, स्टेशनरी वेव, और इसको बोलेंगे पूरे को फेज ऑफ स्टेशनरी वेव, फेज ऑफ स्टेशनरी वेव, फेज ऑफ स्टेशनरी वेव। यहां पर एक बड़ी खास बात दिख रही है, नॉर्मली क्या होता है, या नॉर्मली क्या ऐसा ही होता है, जो ट्रैवलिंग वेव होती है, यानी कि मैकेनिकल वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव होती है, जो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर अगर देखो तो स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है, अगर मैं इसकी वैल्यू को फिक्स कर दूं, इसकी वैल्यू को मान लो कोई फिक्स टाइम ले लो, जैसे टी इक्वल टू ले लिया मैंने 0, टी इक्वल टू ले लिया 0, तो अगर मैं टी को यहां पर 0 कर देता हूं तो जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्टेशनरी वेव का, दैट विल बी -2a sin kx, और
इसका जो एम्पलीट्यूड होगा देखो वो एक्स पे डिपेंडेंट है। यानी कि अगर मैंने स्ट्रिंग लिया, सपोज करो ये यहां से स्टार्ट किया x इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट किया, तो x की वैल्यू जब अलग अलग होगी ना, x की वैल्यू जब अलग अलग होगी तो एम्पलीट्यूड जो होगा वाइब्रेशन का वो डिफरेंट होगा। यहां पर क्या था, जितने भी पार्टिकल्स थे जो एसएचएम में वाइब्रेट करते थे वेव मोशन के अंदर, उन सभी का एम्पलीट्यूड सेम रहता था, है ना, ए विच इज हियर ए। लेकिन यहां पर क्या है, जो स्टेशनरी वेव बना है उसमें अगर मैं टाइम को फिक्स कर देता हूं, एक मान लो गिवन टाइम कर दिया t को 0, t को t फिर कोई भी टाइम ले लेते हैं, है ना, एट अ पर्टिकुलर टाइम पर भी अगर हम देखेंगे तो स्टेशनरी वेव में जो एम्पलीट्यूड आएगा ये कांस्टेंट नहीं होगा। अलग अलग जगह पे स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग जाएगा। अगर x की वैल्यू अलग डालूंगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ y विल बी डिफरेंट, x अलग अलग x के लिए y की वैल्यू डिफरेंट आएगी। यानी सबसे पहली बात तो स्टेशनरी वेव में जो स्टेशनरी वेव बनता है उसमें वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, x डिपेंडेंट होता है। यानी कि किस पोजीशन पे हम पार्टिकल का वाइब्रेशन ले रहे हैं। अगर मैं मान लो t को 0 कर दूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगी -2a के साइन के एक्स, और x को 0 कर दूं तो क्या होगा भाई, x को 0 कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y 0 हो जाएगा। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी 0। यानी कि x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा होगा एसएचएम में, वो तो फिक्स होगा, उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा। 0 एम्पलीट्यूड कब होता है, जब वो मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन से हिला सो रहा है, तो मीन पोजीशन पे कितना हिला लो हिलेगा ही नहीं। अभी देखते हैं इसको क्या बोलेंगे। और एक ऐसी भी x की वैल्यू होती होगी जहां पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, होगी ना भाई, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, या तो +1 या -1। तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो 2a हो जाएगा। यानी कि x की एक ऐसी लोकेशन भी होगी, एक ऐसी पोजीशन भी होगी जो मैं x की वैल्यू यहां पुट करूं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि दिस विल बी मैक्सिमम, यानी कि वो 2a हो जाएगा ना। तो और उसके इसका मतलब ये होगा कि एक जगह ऐसा था जब हमने x को 0 डाला, यानी एक x जरूर नहीं 0 डाले, और भी कुछ हो सकती है वैल्यू x की जिसके लिए साइन की वैल्यू 0 हो, तो जब साइन की वैल्यू होगी 0 तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी 0, और जब साइन की वैल्यू होगी मैक्सिमम यानी +-1 तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी 2a। यानी एक पार्टिकल ऐसा होगा जो मीन से हिल ही रहा है, वो बिल्कुल फिक्स है, उसको कितना हिला लो कम कराने सो रहा है तो वो तो ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, जहां है वही फिक्स है। वेव ट्रेवल मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गया, लेकिन वो पार्टिकल अपनी जगह से नहीं, जबकि अपनी जगह से नहीं हिल रहा। जबकि क्या होता था, ट्रेवलिंग वेव में हर एक पार्टिकल एसएचएम में वाइब्रेट करता था और सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम होता था, यह होता है। यहां पर ऐसा भी एक पार्टिकल होगा जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 होगा, जो एसएचएम में वाइब्रेट करेगा ही नहीं, और एक ऐसा पार्टिकल भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, यानी कि 2a होगा, और साइन की वैल्यू कभी 0 या मैक्सिमम ही होगी, क्या उसके बीच में नहीं होगी। तो इसका मतलब 0 से मैक्सिमम, 0 रुका हुआ है वाइब्रेट नहीं करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a से वाइब्रेट करेगा, और उसके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे 0 और 2a, जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 है और जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 2a है, उनके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे, एक पार्टिकल ऐसा होगा रुका हुआ है, एक पार्टिकल ऐसा है अगला वाला जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, और उससे ज्यादा है, और उससे ज्यादा है, और उससे ज्यादा है, और करते 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 एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर घटना शुरू कर देगा। साइन की वैल्यू तो साइक्लिक होती है, तो 0 से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम। इसका मतलब यहां पर क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है डिफरेंट पार्टिकल का डिफरेंट होता है, जबकि ट्रेवलिंग वेव में सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता था। क्लियर? हाँ जी। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूं, आपको स्ट्रिंग के अंदर बना के दिखाता हूं कि कहां पर क्या होता है, कहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, कहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम होगा। जहां एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम होगा उसको क्या बोलते हैं, जहां एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा उसको क्या बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम आगे करेंगे। तो ये हमारी स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हो गई, कब, जब वेव का रिफ्लेक्शन कहां से होता है, एक रिजिड बाउंड्री से हो रहा है और दोनों सुपर इंपोज कर जाते हैं, तो उसकी इक्वेशन ये होती है। और यहां पर हमने देखा कि अगर मैं एक फिक्स टाइम ले लूं तो फिक्स, यानी कि यहां जो एम्पलीट्यूड डिस्प्ले नेट डिस्प्लेसमेंट जो है
वो टाइम के साथ ही वेरी कर रहा है और डिस्टेंस के साथ ही वेरी कर रहा है ना। और यानी फिक्स टाइम पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट पार्टिकल को डिफरेंट होगा, जबकि ट्रैवलिंग वेव में सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सेम होता था, यहां पर ऐसा नहीं है। तो अभी मैं आपको इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूं, और इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइम लेते हैं और देखते हैं कि ये कहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम है और किस पोजीशन पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम है, अलग अलग टाइम पर लेते हैं। देखो तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं पहले, y इक्वल्स टू -2a sin kx cos ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन हो गई सुपर इंपोज वेव की। इसको अभी हम करेंगे यूज स्टेशनरी वेव में, कब, जब स्ट्रिंग को हमें किंक मारेंगे और किंक लेकर के वो वापस आएगा, सुपर इंपोज कर जाएगा। देखो तो ये हो गया हमारा, देखो एक सिचुएशन लेते हैं t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। तो टाइम को अगर मैं 0 लू, टाइम को अगर मैं 0 लू, तो देखो यहां टाइम को 0 कर दो, टाइम को अगर हम 0 कर देते हैं तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा -2a sin t इक्वल्स टू 0 पे एट, चलो टेबल साइड बना लेते हैं छोटा सा, टाइम और यहां लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। देखो कौन सा टाइम लेते हैं, एक बार लिया हमने t इक्वल्स टू 0, ठीक, करो t इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगी सुपर इंपोज वेव की इक्वेशन, यानी स्टेशनरी वेव का y इक्वल्स टू -2a sin kx, आ गई बात समझ में, ठीक। t इक्वल्स टू 0 पे ये एम्पलीट्यूड होगा वेव का, ध्यान रखेंगे, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव हियर वेरीज विद द पोजीशन x, अभी बनाते हैं x के साथ वेरी करेगी वो, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, t इक्वल्स टू, एक सिचुएशन ले ली, दूसरी सिचुएशन लेते हैं t इक्वल्स टू t/4, भाई मान लो टाइम पीरियड t है उसका, तो t/4 लेते हैं, यहां डाल के देखते हैं क्या आता है, y इक्वल्स टू -2a sin kx और cos ओमेगा होता है 2π/t और इनटू यहां t/4, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, cos π/2 आ गया, -2a sin kx cos π/2, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, देखो क्या गया, y इक्वल्स टू 0, यानी t इक्वल्स टू t/4 पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा 0, कुछ भी ले लो x की वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी कर दो, कुछ भी करो x की वैल्यू, इस टाइम पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी 0, यानी सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो मीन पर होंगे इस टाइम पर, और इस टाइम पर सारे के सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा। क्यों होगा मैक्सिमम, क्योंकि उस पॉइंट पे अगर मैंने cos की 0 डाल दिया, यहां पर cos 0 हो गया 1, और भाई cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो cos जब 0 हो गया तो ये मैक्सिमम हो गया, है ना, यानी कि ये हालांकि यहां भी जो x की वैल्यू अलग अलग होगी तो y डिफरेंट होगा, डिफरेंट पार्टिकल्स का y डिफरेंट होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, cos की वैल्यू ज्यादा हो नहीं सकती। अब आ जाओ अगला टाइम लेते हैं हम, t इक्वल्स टू 3t/4, देखो उस टाइम पे क्या होगा, इसमें अगर मैं t की जगह 3t/4 डालता हूं तो क्या आएगा, देखो क्या होगा इसमें, y इक्वल्स टू -2a sin kx cos 2π/t, और ये हो गया 3t/4, t से t कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा कितना 3π/2, और cos 3π/2 कितना होता है, cos 3π/2 होता है देख लेते हैं -2a sin kx cos 3π/2, इसको हम लिख सकते हैं -2a sin kx cos pi plus pi/2, cos pi plus pi/2 इज माइनस cos pi/2, माइनस cos pi/2, और cos pi/2 की वैल्यू थी 0, तो दिस विल बी cos pi/2 कितना होता है 1, सॉरी cos pi, तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस हो जाएगा 2a sin kx, और cos pi/2 की वैल्यू थी 1 होती है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है क्या,
3t/4 लिया हमने, 3t/4 पे कितना आ गया देखो, 2 2 4, तो t से t कैंसिल हो गया, 3π/4 हो गया, नहीं 3π/2 हो गया, तो कितना आ गया फिर ये 3π/2 का मतलब हो गया पाई प्लस π/2, और cos पाई प्लस π/2 कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/2 होगा। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर 3t/4 डाला है, टाइम की जगह 3t/4, 3t/4 यहाँ पर डाल दिया हमने, तो cos 2π/t, 2 2 4, 2 आ गया, ऊपर आ गया 3π प्लस π/2, 3π प्लस π/2 cos पाई प्लस π/2, cos पाई प्लस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई प्लस π/2 की वैल्यू होती है माइनस cos π/2, तो ये तो जीरो आ रहा है इस पे, लेकिन आना चाहिए मैक्सिमम, जीरो क्यों आ रहा है भाई, cos ओमेगा t हो गया, तो 2π/t, ओमेगा की जगह डाल दिया 2π/t, और यहाँ आ गया हमने t की जगह ले लिया हमने 3t/4, तो 3t/4, अरे नहीं यार गड़बड़ नहीं, टाइम नहीं लेना भाई, ये टाइम लेना है t/2 का इंटरवल ले रहे हैं हम, क्या यार, कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं इसको, हमारे हाथ में ये हो गया भाई, t/4 का इंटरवल लेते हैं, तो t/2 में t/4 ऐड करो, t/2 आएगा ना, उसको अगला स्टेप तो आएगा वो, इक्वल इंटरवल लेके देखते हैं हम, तो कितना आ गया फिर ये cos 2π/t, और यहां डाल दिया t/2, t से t कैंसिल, 2 से cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई आ गया, cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 प्लस 2a sin kx, तो ये आ गया, अगला क्या हो गया, t इक्वल्स टू t/2 पे y आ गया हमारा 2a प्लस 2a sin kx, ठीक। अगला देखो लास्ट लेते हैं, t इक्वल्स टू 3t/4, तो वही वाला जो अभी हम कर रहे थे, यहां पर टाइम की जगह 3t/4 डाल दो, टाइम की जगह 3t/4 डाल दो, तो cos कितना जाएगा, अभी आ जाएगा था, मैं वही डायरेक्ट लिख देता हूं, तो हम कर ही देते इसको, तो 3π/2 आ जाएगा, 3π/2 का मतलब पाई प्लस π/2 कितना हो गया, -2a sin kx, और ये आ जाएगा माइनस cos π/2, पाई प्लस π/2 सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, cos माइनस होता है, cos π/2 की वैल्यू क्या होता है, जीरो, पूरा जीरो हो गया, तो y विल बी जीरो, यानी यहां पर भी क्या होगा, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी इस टाइम पे जब t इक्वल्स टू 0 लिया, तो हमने क्या देखा, t इक्वल्स टू 0 पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी दिस, t/4 पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी 0, यानी पूरा टाइम कुछ भी हो, कुछ भी पोजीशन हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी होगी, यहां पर भी स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी होगी, और यहां पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन वेव, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स पे डिपेंड करेगा। तो अब क्या करते हैं, इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कहां पर क्या आता है, तो क्या क्या आया वहां पर ये लिख देते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, t इक्वल्स टू 0 पे क्या था, y -2a sin kx, ये आया था हमारा, t इक्वल्स टू t/4 पे कितना आया, y इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू t/2 पे y आ गया हमारा 2a sin kx, t इक्वल्स टू 3t/4 पे y आ गया हमारा 0। अब इसको लेकर के हम स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि हमने रिजिड सपोर्ट लिया है, रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि व्हेन अ स्ट्रिंग इज टाइड फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री एंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट, वॉल से मान लो बंधा हुआ है और वहां से उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो कैसे ग्राफ बनेगा उसका, इक्वेशन ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये लिया हमने रिजिड बाउंड्री, ये लिया हमने, तो ये लेते हैं t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी दिस t इक्वल्स 0 पे ये x यहां पर मैंने 0 ले लिया। अब यहां पर भी क्या होगा कि x की वैल्यू जब अलग अलग आएगी, x की वैल्यू जब अलग अलग आएगी, यहां पर x की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो y की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन ये जाएगा कहां तक, लेकिन ये जाएगा कहां तक, इस एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, 2a तक, -2a, ठीक है। तो जब ग्राफ बनाएंगे इसका, तो ये स्ट्रिंग होगा पहले ऐसे, और इस लोकेशन में स्ट्रिंग हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। अगले टाइम बाद देखो क्या होगा, यहां से क्या होगा देखो, अगले में t इक्वल्स जब हम लेंगे t/4, तो t/4 पे क्या स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी, यानी पूरी की पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी बिल्कुल सीधी, चाहे कुछ भी x हो,
नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग। ये देखो ये हुआ। अब देखो t इक्वल टू लेते हैं 3t/4। इस पर क्या t/2 बार बार यही लिखता है यार, t/2। तो t/2 पे क्या होगा, देखो t/2 पे अगर देखोगे तो वही इक्वेशन पलटी मार के बस ये मान लो कि जहां पर कहां गया हाँ, जहां पर y, यहां पर y नेगेटिव से स्टार्ट था, यहां पॉजिटिव है। जहां पर y होगा नेगेटिव, यहां पर होगा वहीं पर पॉजिटिव, तो उल्टा हो जाएगा। मतलब तो इसे नेगेटिव किया तो यहां पर y आ जाएगा पॉजिटिव, यानी ऐसे बनाओ इस तरह से, बस पलटी मार गया एक, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, बस एक नेगेटिव और एक क्या है दूसरा पॉजिटिव है। तो इसकी इक्वेशन यहां से स्टार्ट होगी, देखो ये जाएगा, फिर ये और ये बन जाएगा, ठीक। और लास्ट में फिर अगला जब हम लेंगे t इक्वल टू 3t/4 तो स्ट्रिंग हो जाएगी फिर बिल्कुल सीधी, स्ट्रिंग विल बी स्ट्रेट। y को 0 है, सारी पार्टिकल 0 होगा, देखो ये हुआ, स्ट्रिंग हो जाएगी बिल्कुल सीधी। तो ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा, ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। अब इसमें देखो क्या है कि जब हम ये हमने स्टेशनरी वेव बनाया इन्हें स्ट्रिंग, और ये अलग अलग टाइम पे बनाया है ना। जैसे मान लो हमने जब हमने स्ट्रिंग को किंक मारा तो एक टाइम ये हमारी फोटो खींची और हमने क्या करना है उसका फोटो खींच रहे हैं मान लो, तो एक टाइम हमें ऐसा दिखाई दिया, फिर हमें ऐसा दिखाई देगा, फिर ऐसा दिखाई देगा, फिर ऐसा दिखाई देगा, और ये बार बार आगे क्या होता रहेगा, इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। यानी पर्टिकुलर टाइम पे खट एक पर्टिकुलर टाइम लिया, एक टाइम ऐसा, अगला टाइम ऐसा, अगला टाइम ऐसा, अगला टाइम ऐसा, यानी स्ट्रिंग आपको इस पोजीशंस में दिखाई देगी। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो इसको रखते हैं और इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, अब इसमें अगर ध्यान से देखो मैंने बताया कि x की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो y की वैल्यू डिफरेंट होगी, और y क्या है, y मतलब ये y की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। अगर हम टाइम को फिक्स ले लेते हैं, जैसे ये टाइम ले लें, तो उस टाइम के लिए भी x की वैल्यू डिफरेंट है तो y की वैल्यू डिफरेंट आएगी, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स होगा उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा। तो यहां पर अगर देखो तो ये वो पार्टिकल, देखो ये वाला पार्टिकल, ये वो पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल है जिस पार्टिकल स्ट्रिंग का वो पार्टिकल जो यहां से कभी हिलेगा ही, देखो यानी कि स्ट्रिंग का जो ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स, ये वो वाले पॉइंट्स है जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिल्कुल 0 है, ये पार्टिकल मीन से हटेंगे ही नहीं। इसी तरीके से यहां भी देखो ये वो पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल है किसका, स्ट्रिंग का पार्टिकल जो बिल्कुल परमानेंटली मीन पे रहेगा, यहां पर ही मीन पे है, यहां पर ही मीन पे, यहां पर भी मीन पे, यहां पर भी मीन पे। तो इन पॉइंट्स को उसी तरीके से और भी देखो, ये देखो ये वाला पार्टिकल देखो, ये भी यहां, ये इस लाइन पे देखो सीधा, यहां से क्या दिख रहा है कि सारे ये भी यहां पर है, यहां तो सारे पार्टिकल हैं, ये भी मीन पे है, ये भी मीन पे है, यहां भी मीन पे है ना। तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो परमानेंटली मीन पे है, वो मीन से हटी एसएचएम, सारे पार्टिकल धबड़ धबड़ कर रहे हैं एसएचएम में। ये पार्टिकल वो है कुंभकर्ण है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा, वो कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें, इस पार्टिकल में कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। यानी ये वो पार्टिकल्स हैं जिनमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, जिनका 0 है, जिनका y 0 है ना। तो इनको बोलते हैं, एक अलग तरीके से नाम दे दिया, इसको डिनोट कर दिया n से, क्या कर दिया, n से, n n n n क्या बोलते हैं इनको, n, और n फोर नोड, n का मतलब क्या हो गया, नोड। और व्हाट इज नोड, नोड क्या होगा, मीडियम के वो पार्टिकल्स जो हमेशा परमानेंटली रेस्ट पर रहते हैं, जब उसमें से स्टेशनरी वेव क्रिएट होती है, फॉर्म होती है, तो वो पार्टिकल्स मीडियम के जो परमानेंटली रेस्ट पर रहते हैं, वो हिलते ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स बोलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड n4, क्या बोलेंगे, n4 नोड। समझ में आया। अभी इसको हम बाद में थोड़ा सा जब स्टेशनरी वेव के हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो वहां पर डिफाइन कर लेंगे इसको। तो अभी से भी याद रखो कि क्या बताया कि स्टेशनरी वेव में नोड वो पॉइंट होता है जहां पर पार्टिकल्स जो होते हैं एसएचएम में वाइब्रेट नहीं करते, वो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं। जबकि ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, ट्रैवलिंग वेव में सभी पार्टिकल एसएचएम में वाइब्रेट करते हैं,
दूसरी चीज आ जाओ। अब देखो ये वो पार्टिकल है, देखो ये वाला पार्टिकल, ये वो पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल है। ऐसे इसमें देखो यहां तो सारे ही है, तो मैक्सिमम मिनिमम यहां सेम है। यहां पर देखो ये वो पार्टिकल है, ये वाला, 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 ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है, यानी सबसे दूर तक जा रहे हैं, ये सबसे दूर तक जा रहे हैं, सबसे दूर तक जा रहे हैं मीन से, सबसे दूर तक जा रहे हैं मीन से, सबसे दूर तक जा रहे हैं मीन से। तो वो पार्टिकल्स मीडियम के जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम एंटाई नोड्स बोलते हैं, और इसको ए से डिनोट करेंगे। दीज आर ए ए। व्हाट इज ए? ए इज द एंटाई नोड्स। और व्हाट इज एंटाई नोड्स? एंटाई नोड्स, और एंटाई नोड्स क्या हो गए? एंटाई नोड्स वो पार्टिकल है मीडियम का जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होता है, सबसे दूर तक जाता है मीन से। अब देखो मैंने क्या बताया, x की वैल्यू जब डिफरेंट होगी, x की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो y की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां से यहां तक देखें तो क्या दिख रहा है? ये पार्टिकल ऐसा है जो परमानेंटली रेस्ट पे है, और ये पार्टिकल वो है जिसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है। अब इनके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे, ए और एन के बीच के पार्टिकल्स, उन सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा। जबकि ट्रैवलिंग वेव में क्या होता था कि जितने पार्टिकल्स होते हैं सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एक ही होता था, यानी सबको ए ऊपर, मीन से सबको ए ऊपर और ए नीचे जाने का मौका मिलता था, सबको बराबर मौके थे। लेकिन यहां पर सबको बराबर मौके नहीं है। नोड वाले को तो कुछ ही मौका ना मिला, वो तो रेस्ट पे ही रहा, कुंभकर्ण मैंने बताया सोया रहेगा वो। और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे दूर तक जाएगा, सबसे दूर से वापस आएगा। लेकिन इनके बीच का पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना ही होगा, इतनी ही दूर तक जाएगा ये, इतनी ही दूर तक जाएगा ये, इतनी ही दूर तक जाएगा, इतनी ही दूर तक जाएगा, ये सबसे दूर तक जाएगा। फिर इधर वाला पार्टिकल फिर घटना शुरू हो जाएगा, फिर इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। और ये सभी में होगा ऐसा, सभी में ऐसे हो रहा है। देखो सभी में ऐसे हो रहा है, सभी में ऐसा ही हो रहा है। सभी में ऐसे ही, सभी डायग्राम में इसी तरीके से होगा। अब देखो इसमें होगा कि इसमें ये जो स्ट्रिंग का पोर्शन यहां से यहां तक के बीच का चीज, ये एक साथ नीचे जा रहे हैं, एक साथ। देखो ट्रैवलिंग वेव में क्या होता था, सारे पार्टिकल अलग अलग फेज में वाइब्रेट करते थे। यहां पर क्या है, यहां से यहां तक जितने पार्टिकल्स होंगे ना एक साथ नीचे जाएंगे। लेकिन बड़ी खास बात क्या होगी कि सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा, लेकिन एक साथ नीचे जाएंगे, फिर एक साथ बीच में आ जाएंगे, फिर एक साथ ऊपर चले जाएंगे, फिर एक साथ बीच में आ जाएंगे, फिर एक साथ नीचे जाएंगे, और इस तरीके से एक साथ ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा, यानी इसका 0, इसका ज्यादा 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 मैक्सिमम, फिर घटना शुरू, फिर ज्यादा, इस तरह से। ठीक है, तो सारे के सारे यानी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, अब देखो होता क्या पता है, ये इतनी तेजी से होता है ना कि हमें लगता है कि लूप्स बन रहे हैं। अभी मैं तुम्हें लूप बना के दिखाता हूं, हमें ऐसा लगता है कि लूप्स बन रहे हैं, लेकिन ये लूप नहीं बनते। एक बार ये बनता है, फिर स्ट्रिंग बीच में सीधी होती है, फिर ऐसे बनता है, यानी फिर ये ऊपर जाता होगा, स्ट्रिंग ऊपर जाता होगा। सारे पार्टिकल्स कहां जाते हैं? ऊपर। लेकिन ध्यान रखा हमने भी खास बात क्या बताई कि सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता है, सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता है, सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा, सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होगा। समझ में आ गई बात? तो क्या दिखा है, सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट है, लेकिन ये सारे के सारे एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे गए, फिर एक साथ बीच में रुके, फिर ऊपर गए, फिर गए। तो ये इस तरीके से हमें अगर एक्चुअल में देखेंगे ना, बहुत जितनी तेजी से ये फिनोमेना होता है कि हमें इस तरीके से दिखता है, ऐसे हम इस तरह से लूप्स बनते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन होता क्या है, एक बार ये, एक बार ये, फिर
फिर स्ट्रिंग सीधी, ये पोजीशन आती होगी, फिर ये आता होगा, फिर स्ट्रिंग सीधी होती है। इस तरह से इतनी तेजी से ये वाइब्रेट हो रहा है कि हमें लगता है कि लूप बन रहा है। बना के दिखाऊं? चल आपको मैं एक बना के दिखाता हूं किस तरीके से स्टेशनरी वेव हमें लगता है। देखो ये मैंने क्या लिया, ये मैंने एक स्लिंकी लिया, पहले भी दिखाया था मैंने। अब इसको मैं क्या करता हूं, देखो ये वाइब्रेट कर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह से पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही ना? ये देखो, ये लूप बनता है। देखो यहां देखो, ये देखो, यहां पर हाथ दाएं हाथ पे देखो, देखो ये देखो, लूप सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कभी अगर इतनी तेजी से होने लगे ना तो हमें लगता है कि ये दोनों लूप एक साथ बन रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऊपर नीचे एज होल ऊपर नीचे हो रहा है। देखो ये बीच वाला पार्टिकल देखो, यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में देखो क्या हिल रहा है अपनी जगह से, बिल्कुल बीचों बीच में है। दिख रहा है ना, बिल्कुल बीचों बीच में। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ वाला पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच में, दोनों हाथों के बीच का पॉइंट देखो, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्टेशनरी है, रुका हुआ है लगभग। और यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन देखो कितना ज्यादा है। और इस मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ है? मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अलग अलग पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या था? डिफरेंट था। ये देखो, देखो, ये देखो, रुका हुआ है बीच में। क्लियरली है, विजुअल है, बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर क्या देखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और लूप कितना दिख रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और ये लूप हमें लगते हैं एक साथ बन रहे हैं। अब एक और बात, खड़ी बात बताऊं, देखो इसमें जितनी तेजी से हाथ हिलाऊंगा, देखो, ये देखो कितने सारे लूप बन गए। देखो अभी आगे बताऊंगा इस चीज को। देखो कितने सारे लूप बन गए, कितने सारे लूप बन गए। यानी कि जो नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी तेजी से, यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है इंसिडेंट वेव की और रिफ्लेक्टेड वेव की, वो कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, उसी पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ लूप्स। लेकिन अब ये डायग्राम से हमने देखा कि ये हमें लूप ऐसे इसलिए दिखाई देते हैं, एक्चुअली में एक साथ नहीं बनते, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे जा रहे हैं। और बीच वाले वो पार्टिकल जो परमानेंटली रेस्ट पर भी रहते हैं, है ना, तो ऐसे चम में वाइब्रेट नहीं करते वो चीज। अब देखो मैंने बताया आपको, नोड क्या बताया? जो पार्टिकल्स मीडियम के जो परमानेंटली रेस्ट पे रहते हैं उसको नोड्स बोलते हैं। जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है उसको एंटी नोड्स बोलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि नोड्स कहां कहां बन रहा है। देखो देखो, यहीं से क्लियरली दिखाता हूं आपको नोड्स कहां कहां बन रहा है। देखो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो एम्पलीट्यूड है वेव की, ए लिख दिया इसको मैंने, वो क्या है? -2a sin kx, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है। अब ए की वैल्यू देखो मैक्सिमम कहां होगी? जब kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि ए मैक्स कहां होगा? ए मैक्स कहां पर होगा? जहां पर साइन kx की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन kx की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +-1, +-1, यानी कि साइन kx विल बी +-1, है ना। और साइन की वैल्यू +-1 कौन से एंगल पे होती है बताओ? तो kx की वैल्यू क्या हो सकती है? kx की वैल्यू जो होगी वो तुम्हारी होगी, या तो होगी π/2, या होगी 3π/2, या होगी 5π/2, सो ऑन, बोले तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज 2a। ये चीज, ये देखो, ये यहां से यहां तक कितना है? ये 2a। ये कितना है? 2a। ये कितना होगा? 2a। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल बी मैक्सिमम कौन कौन सी जगह पे? वहां पर जहां पर साइन kx की वैल्यू +-1 होगी, वहां पर होना चाहिए ऐसा। यानी कि 1 + sin π/2, इस पे π/2, 3π/2, पाई ऐड करते जाओ, प्लस माइनस इस तरह से आता जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूं तो क्या आ जाएगा? देखो पाई एक्स नहीं था, ये kx है। हाँ, kx ये आ गया हमारा कितना? π/2। तो क्या आ गया यहां पर? k की वैल्यू कितनी होती है? 2π/λ, 2π/λ। ये आ गया π/2, और x भी था, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? जो x होगा यहां पर मैक्सिमम होगा,
एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पर, वहां पर हमारा ये x आ गया λ/4, x आ गया λ/4। ये पूरा देखो लैम्डा है, ये यहां से आता क्या होता है, लैम्डा ही तो होता है। λ/4 क्या होगा, ये होगा, ये λ/4। तो पहला जो एम्पलीट्यूड बनेगा यानी कि एंटाई नोड बनेगा वो यहां बनेगा, यानी कि ये जो x इक्वल टू आया हमारा λ/4, ये पहले एंटाई नोड का पोजीशन है, x इक्वल टू λ/4। आगे देखते हैं, देखो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं इससे तो क्या आएगा, देखो पोजीशंस ऑफ एंटाई नोड निकालते हैं, कहां पर क्या आता है। देखो अगर इसको इक्वेट करते हैं किसको, यानी कि 2π/λ इंटू एक्स को इक्वेट करते हैं किससे, 3π/2 से, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो x आ गया हमारा कितना 3λ/4, यानी कि λ/2 प्लस λ/4, यानी कि इसमें λ/2 ऐड कर दो, ये आ गया। देखो इसमें ये आ जाएगा हमारा, ये पोजीशन किसके आ गई, यहां पर पहला बना है λ/2 पे, दूसरा कहां बना है 3λ/4 पे, 3λ/4 पे। ये किस पे था, ये जो पहला एंटाई नोड था वो λ/2 पे था, दूसरा 3λ/4 पे। ऐसे ही आगे करो, एक और करके देख लेते हैं, फिर उसको बाद में जनरलाइज कर देंगे, फिर 5 कर देते। चलो यहां कितना आ जाएगा, 5λ/4 आ जाएगा, 5λ/4 आ जाएगा। तो कहां बनेगा अगला एंटाई नोड, ये हो गया 5λ/4। दिस इज 5λ/4, ये एंटाई नोड बन गया। ठीक है, तो ये पोजीशन किसकी है, एंटाई नोड्स की पोजीशन है। इसको अगर हम कभी जनरलाइज करके याद करना चाहो फार्मूला कि एंटाई नोड कहां कहां बनेगा, तो उसके लिए आप एक फार्मूला इसको सीधा याद कर लो, तो जिससे आप एक कॉमन फार्मूला हो गया एंटाई नोड का। कैसे कि kx इक्वल टू, ये क्या है, ये है 2n-1 इंटू π/2। ये 2n अगर n की वैल्यू 1 डालोगे कितना जाएगा λ/2, 2 डालोगे 3λ/2, 3 डालोगे 5λ/2, है ना। तो x क्या होता है 2π/λ, 2π/λ। इसको मैं यहां से हटा करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला बना देता हूं एंटाई नोड का। देखो एक नॉर्मल फार्मूला बना देते हैं हम एंटाई नोड का कि कहां कहां यहां पर एंटाई नोड बन रहा है। तो ये हो गया हमारा 2π, इसको यहां कर रहा हूं कंटिन्यू वाले, तो 2π/λ x इक्वल टू 2n-1 इंटू π/2, ये हो गया। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2n-1 इंटू λ/4। ये हमारा हो गया एंटाई नोड की पोजीशन निकालने का फार्मूला। जट लो इसको, ये क्या है पोजीशन ऑफ एंटाई नोड, पोजीशंस ऑफ एंटाई नोड, पोजीशन ऑफ एंटाई नोड, यानी कि इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी एंटाई नोड की पोजीशन निकाल सकते हैं। n1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, ये सारी चीजें सेम जगह पे है। ठीक है, अब निकालते हैं देखो पोजीशन ऑफ नोड। तो डायग्राम से जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो इसी यहां वेरिफिकेशन हो रहा है। देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ, ये पॉज करके नोट कर लो सारा। ठीक है, आगे करते हैं पोजीशन ऑफ नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स। नोड्स देखते हैं कहां कहां बढ़ रहा है। देखो डायग्राम में तो क्लियर किया कहां कहां बढ़ रहा है। अब वैसे थोड़ा सा फार्मूले से भी देख लेते हैं कि नोड्स कहां कहां बढ़ रहा है। तो नोड्स के लिए क्या होना चाहिए, देखो इस चीज की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना, यानी कि -2a sin kx की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम। और मिनिमम क्या वैल्यू होगी इसकी, 0 होगी, यानी कि sin 2a sin kx 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि sin kx की वैल्यू 0 आनी चाहिए। और साइन की वैल्यू 0 कौन कौन से एंगल्स पे होती है पता है, किस पे होती है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, सो ऑन। तो ये वो पोजीशंस हैं जिस पोजीशंस पे नोड्स बनता है। दिखाओ बना के, देखो एक बार इसको इससे इक्वेट कर दो, kx इक्वल टू 0 कर दो,
तो के की कुछ भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। नहीं बन रहा है क्या एक्स इक्वल टू 0 पे, ये है ना एक्स इक्वल टू 0, क्या बन रहा है यहां पर, नोट्स बन रहा है ना। आगे एक और बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप, इसको इससे इक्वेट करते हैं। देखो अगर इसको बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे फार्मूले को, पहले आपको ग्राफ और इसको दोनों मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों ही आपको एक साथ करके दिखा रहा हूं कि जो यहां से है वो यहां से आएगा। अच्छा अब क्या लेते हैं, के एक्स इक्वल टू पाई कर देते हैं। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है हमारा के की वैल्यू क्या जाएगी, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स इक्वल टू पाई, तो पाई से कट गया पाई और एक्स आ गया कितना, लैम्डा बाई 2। देखो जी दूसरा नोड कहां बन रहा है, दूसरा नोड लैम्डा बाई 2। भाई पूरा कितना, सॉरी भाई गड़बड़ आ गया, ये दूसरा नोड कहां बन रहा है, लैम्डा बाई 2 यहां बन रहा है, यहां। इसी तरीके से आगे भी करते जाएंगे। अगला कहां बनेगा, यहां। एक और करके दिखा दूं, चलो एक और कर लेते हैं, फिर बाद में जनरलाइज कर देंगे इसको। तो अगले के लिए क्या हो जाएगा, अगले के लिए के एक्स इक्वल टू 2 पाई कर देता हूं। चलो नेक्स्ट के लिए के इक्वल टू 2 पाई, के एक्स इक्वल टू 2 पाई कितना जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स इक्वल टू 2 पाई, पाई से पाई 2 से 2 एक्स इक्वल टू लैम्डा। देखो जी अगला नोड कहां बन रहा है, एक्स इक्वल टू लैम्डा पे, देखो दिख रहा है ना। तो जो मैथमेटिकली दिख रहा है वही ग्राफिकली भी दिख रहा है। तो ये वो पोजीशंस है जहां पर यानी इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशंस ऑफ नोड निकाल सकते हैं। और इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं इस फार्मूले को, तो क्या लिखूंगा कि kx इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि n पाई। और k की वैल्यू क्या डाल देंगे, 2 पाई बाई लैम्डा x इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो x आ गया कितना, n लैम्डा बाई 2, ये आ गया n लैम्डा बाई 2। by using this formula we can find the position of nodes, n की वैल्यू 0, x 0, 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा सो ऑन। तो ये वो पोजीशंस है जहां पर क्या बन रहे हैं, ये वो पोजीशन है जहां पर एंटाई नोड्स बन रहे हैं, सॉरी नोड्स बन रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, स्ट्रिंग के अंदर यानी कि जहां पर रिजिड बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर हमने पोजीशन ऑफ नोड्स और पोजीशन ऑफ एंटाई नोड्स देखा कि कहां कहां पोजीशन पे नोड्स बनता है, कहां कहां एंटाई नोड्स बनता है। उसके बाद हमने एक और चीज देखा कि जब स्टेशनरी वेव बनता है तो स्टेशनरी वेव पे क्या होता है, जो मीडियम होता है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। और यहां से यहां तक का जो पूरा सेगमेंट होगा एक साथ नीचे आएगा, एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचे जाएगा, एक साथ ऊपर जाएगा। ऐसे यहां ये जैसे नीचे था तो इतना यानी इतना टाइम बाद t/2 टाइम पे ये सारे पार्टिकल आपको इस पोजीशन में मिलेंगे। फिर t/4 पे पार्टिकल यहां थे, फिर इसके t/2 टाइम बाद में पार्टिकल आपको यहीं मिलेंगे। यानी कि एक साथ पार्टिकल नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, पूरे के पूरे सीक्वेंस। जबकि स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि अलग अलग पार्टिकल अलग अलग फेज में वाइब्रेट करते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीगमेंट पे जितने पार्टिकल्स हैं एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर, एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर नीचे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। और एक पर्टिकुलर सीगमेंट में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सभी का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता है, नोड पे 0, एंटी नोड पे मैक्सिमम व्हिच इज 2a। ठीक है, सबका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट होता है कि सबको बराबर मौका नहीं मिलता सबसे दूर तक जाने का। एक ऐसा भी होता है जिसको मौका ही नहीं मिलता, सोया रहता है। एक ऐसा होता है जिसको सबसे दूर तक जाने का मौका मिलता है, उसके बल्ले बल्ले हो रखी है, पूरा झूला झूलेगा वो, है ना, जितना कैपेसिटी है वहां तक जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा, स्विंग करता रहेगा। उधर एंटी नोड्स जिसको नहीं मिलता, सोया रहता है, नोड्स हो गया। तो इस तरीके से हमने पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स बनाया। और हमने देखा कि स्टेशनरी वेव में क्या क्या होता है कि जब स्टेशनरी वेव बनता है फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टेशनरी वेव बनाएंगे फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम ओपन बाउंड्री। जब ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा तो स्टेशनरी वेव कैसे बनेगी और कहां कहां नोड बनेगा, कहां कहां एंटी नोड बनेगा। चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।